अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने अपने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए थे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बुक से। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, लीडरशिप थीरीज एंड स्टाइल्स। ठीक है, तो इसके कंटेंट में देखें हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स कवर करने हैं। सबसे पहले है लीडरशिप थीरीज, उसके बाद स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, थर्ड पे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ पावर यूज्ड बाय अ लीडर, देन डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल्स ऑफ अ मैनेजर एंड लीडर, और लास्ट पे क्या है, डिस्कस द वेज टू बिकम अ इफेक्टिव लीडर। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर करने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है बता दूं कि हमने ये कवर कर लिया हुआ है सेकंड चैप्टर में, जो हमने सेकंड चैप्टर बुक से पढ़ा था ना इसका ये वाला। तो इसमें हमने थ्योरीज भी पढ़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी हमने 2 थ्योरीज पढ़ी थी लीडरशिप की, बेसिक। एक थी हमारे पास इसकी ट्रेडिशनल थ्योरीज, ठीक है, ये वाली, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी ट्रेडिशनल थ्योरीज, और दूसरी हमारे पास थी कंटेम्परेरी थ्योरीज। ठीक है, ट्रेडिशनल में हमने आगे फर्दर 3 पढ़ी थी, ट्रेड, बिहेवियरल और कॉन्टीजेंसी। और सेकंड जो हमारे पास थी कंटेम्परेरी, उसमें आगे फर्दर 6 थ्योरीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो सुनना है, उसमें आपने इनको कवर करना है, ये हमने सारी पढ़ ली हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट है ना इसमें ऑब्जेक्टिव, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ये हमारा रह गया था, ये हमने कवर करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पावर, ये हमने पढ़नी है कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो रोल्स ऑफ मैनेजर और लीडर है ना, ये भी हमने उसी चैप्टर में कवर किया था। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट पेज पे इसका था, फंक्शन दिए हुए थे मैनेजर के और लीडर के, ये भी आपने यहाँ से करने हैं। प्रीवियस लेक्चर से आपने ये कर लेने हैं। पहले हमने डिफाइन किया था लीडर को, उसके बाद हम इसके फंक्शन देखे थे। ठीक है, तो ये इसके रोल्स हैं, ये इसके फंक्शन है। ये आपने 4 से 5 यहाँ से कर लेने हैं। उसके बाद जो मैनेजर को हमने डिफाइन किया था, उसके बाद इसके हमने रोल्स किए थे, फंक्शन किए थे। तो ये फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। उसके बाद आगे हम देखें तो हमारे पास कौन सा रह गया ऑब्जेक्टिव, डिस्कस द वेज टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर। अब हमने ये करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो थर्ड चैप्टर है इसमें हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स बस रहते हैं, बाकी हमने दोनों पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, डिस्कस द वेज टू बिकम अ इफेक्टिव लीडर। ऐसे कौन से वेज हैं जिसको फॉलो करते हुए जो इफेक्टिव लीडर बन सकता है कोई भी पर्सन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपकी बुक पे नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको इसको करवा देती हूँ नोट से ही, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इसका आंसर। या आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेना, या आपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वेज हैं। सबसे पहले है टू डिवेल्प गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब जब एक पर्सन इफेक्टिव लीडर बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन से उसने वेज को अडॉप्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले सबसे बेसिक जो स्किल आती है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, उसने कम्युनिकेशन स्किल्स को अडॉप्ट करना है। अब इसमें फर्दर हम देखें तो कौन कौन से पॉइंट्स बताए हुए हैं। लिसन एक्टिवली, ठीक है, उसने जो भी उसके मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, उनको लिसन करना है एक्टिवली। स्पीक क्लियरली, ठीक है, उसके बाद बी ओपन टू फीडबैक, उसने प्रॉपर फीडबैक देना है अपने मेंबर्स को, अपनी टीम को। उसके बाद इनकरेज क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब कि जो भी उनके एम्प्लॉयज हैं, मेंबर्स हैं, उनको उसने इंकरेज करना है कि वो क्वेश्चंस अराइज करें ताकि वो उनके आंसर दे सके उनको। ठीक है, तो सबसे पहली स्किल जो आती है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड पे लीड बाय एग्जाम्पल। मतलब कि इसको आपने ऐसे लेना है, ये आपने सुनी होगी कि जो एक पर्सन है उसने अगर कुछ लर्न करना है तो वो सुनने से बेहतर वो जो है किसी को देखने से ज्यादा लर्न करता है। ठीक है, तो इसमें हमने एग्जाम्पल के वे में जो है उसने अपने आप को शो करना है। जो पर्सन होगा ना, जो लीडर होगा, उसने अपने आप को, जो भी उसने अपनी टीम मेंबर्स में स्किल्स को डालना है तो पहले उसने अपने आप में वो डालनी है स्किल्स। ठीक है, मतलब कि उसने शो करनी है अपनी बिहेवियर से, अपनी पर्सनैलिटी से। जैसे कि क्या है, शो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो खुद ऑनेस्ट होगा, खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसके जो टीम मेंबर्स हैं, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑनेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी पंक्चुअल, रिस्पेक्टफुल एंड हार्ड वर्किंग। तो इसने ये सारी स्किल्स पहले अपने आप पे इंप्लीमेंट करनी है, अपनी एग्जाम्पल शो करके दिखानी है। उसके बाद जो उसके मेंबर्स हैं या उसकी जो भी इंप्लॉयज हैं वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे क्या है, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स। मतलब उसने अपनी टीम के साथ, अपने मेंबर्स के साथ प्रॉपर जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। अब वो कैसे कर सकते हैं, बी स्पोर्टिव एंड अप्रोचेबल। ठीक है, उसने स्पोर्टिव रहना है, अप्रोचेबल रहना है। उसके बाद अपने जो भी मेंबर्स हैं ना उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है। उसके बाद क्या है, बी कंसिस्टेंट एंड फेयर इन योर एक्शंस।
उसने कंसिस्टेंट रहना है और फेयर रहना है जो भी उसने एक्शन लेने हैं। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास क्या है, कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। अब ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई भी लीडर जो लीड कर रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर अप टू डेट इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो इसमें उसने क्या करना है, अपडेट रहना है, स्टे अपडेटेड विद द न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। उसके बाद क्या है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, उसने अपनी मिस्टेक से लर्न करना है और आगे उनको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी कॉन्फिडेंट एंड डिसीजिव। मतलब उसने कॉन्फिडेंस अपने आप में शो करवाना है। ठीक है, उसके बाद उसके पास कौन सी पावर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो सॉल्व कर सके और डिसीजन ले सके। उसके बाद क्या है, मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर्स। अब इसने अपने मेंबर्स को, अपने टीम को जो है वो साथ साथ मोटिवेट भी करना होता है, उनको इंकरेज करना होता है। ठीक है, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकें। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस हमने डिटेल में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसमें ये एक पर्सन की एबिलिटी होती है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करके उनको मैनेज करता है, और दूसरों की फीलिंग्स को भी वो अंडरस्टैंड करके उनको मैनेज करता है। आगे इसकी दो कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, पर्सनल कॉम्पिटेंस और सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक है। तो उस पर्सन के अंदर, लीडर के अंदर जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो स्किल है, जो एबिलिटी है, वो भी होनी चाहिए। तो इसने इसको भी प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, हैंडल कन्फ्लिक्ट कामली। कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट आता है, तो उसमें लीडर ने क्या करना होता है, काम वे में बिहेव करना होता है, उसको हैंडल करना होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इंकरेज टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन। अब उसने टीम वर्क करवाना है, उसने अपनी टीम से काम लेना है, तो उसने प्रॉपर जो है वो कोलेबोरेट करना है, टीम के साथ पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टे पॉजिटिव एंड सोल्यूशन फोकस्ड। ये वही बात है कि इसमें उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको उसने सॉल्व करना होता है, उसने फोकस्ड रहना होता है। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव वे में उसको जो है वो सॉल्व करना होता है। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, इनकरेज इनकरेज क्रिएटिविटी। अब उसने क्या है, इनोवेशन को इंकरेज करना है, क्रिएटिविटी को इंकरेज करना है अपने टीम मेंबर्स के अंदर, उनको इंस्पायर करना है। तो ये कुछ ऐसे वेज हैं जिनको फॉलो करते हुए जो पर्सन है वो एक इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। ठीक है, ये आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये हमारा हो गया। आगे हम ये देख लेते हैं, डिस्कस द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है। अब ये स्टाइल्स जो है ये भी आपकी बुक पे नहीं दिए हुए, तो इसको भी मैं आपको यहाँ से करवा देती हूँ नोट से। सबसे पहले इसको हमने इन लिस्ट करना है कि स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक जो है इसके 4 स्टाइल्स हैं लीडरशिप के। पहले इसको हम देखते हैं कौन कौन से स्टाइल्स हैं, उसके बाद इसको हम डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अथॉरिटेरियन स्टाइल, जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, आपने ये नाम जो है वो सेकंड नेम भी याद करना है इनका। उसके बाद जो इसका दूसरा स्टाइल है वो है डेमोक्रेटिक, जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टाइल क्या है, परमिसिव, जिसका दूसरा नाम क्या है, लेसिस फेयर। और लास्ट पे इसका है ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 मेजर लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स होते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं आगे, अब इसकी डिटेल ये आपने यहाँ से करना है नोट से। तो इसको हम जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो तब आपको इसकी समझ आ जाएगी इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्या है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसिस फेयर और ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है। अब इसको हमने ना डिफरेंट वेज में देखना है। ठीक है, ये आपने हेडिंग साथ साथ याद करनी है और इसके थ्रू हमने इन सबको कंपेयर करना है। तो जो है ना, फर्स्ट हेडिंग में क्या है, डिसीजन मेकिंग। अब इसको हमें देखना है चारों टाइप्स में, चारों स्टाइल्स में क्या डिफरेंस होता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अपना फर्स्ट चैप्टर में कि क्या डिफरेंस है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, आपने वो लेक्चर अच्छे से सुनना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सेंट्रलाइज में क्या होता है कि जो लीडर है या जो मैनेजर है ना, वो अकेला डिसीजन ले रहा होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ठीक है। तो इसमें ऑटोक्रेटिक में क्या है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, जो लीडर है वो अकेला डिसीजन लेता है। ठीक है, ये आपने इसका एमसीक्यू याद करना है, ऑटोक्रेटिक में डिसीजन मेकिंग अलोन होती है, लीडर जो है वो अलोन करता है। ठीक है, सेंट्रलाइज होती है। उसके बाद डेमोक्रेटिक देखते हैं। अब डेमोक्रेटिक में क्या है, इसमें शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होती है। मतलब जो लीडर है और जो टीम है दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं
डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, शेयर डिसीजन मेकिंग होगी। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास क्या है, लेसिस फेयर। अब लेसिस फेयर में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। मतलब कि इसमें जो टीम होती है ना, उसके पास ये पावर होती है, ये अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकती है। ठीक है, टीम इज फ्री टू डिसाइड, इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब जिसमें इसमें क्या होता है कि जो इम्प्लॉयज हैं या जो टीम है वो डिसीजन ले रही होती है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ है, ब्यूरोक्रेटिक। अब ये भी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है कि इसमें फिक्स्ड रूल्स होते हैं, फिक्स्ड रेगुलेशंस होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिसको जो टीम है वो फॉलो कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो रूल्स की बेसिस पे होती है, प्रोसीजर्स की बेसिस पे, रेगुलेशन की बेसिस पे हो रही होती है। जो पीछे से चलते आ रहे होते हैं ना रूल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस याद करना है इनमें। उसके बाद आगे हम देखें कम्युनिकेशन। अब जो ऑटोक्रेटिक है इसमें जो कम्युनिकेशन है वो वन वे होगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें जो लीडर है बस वही डिसीजन लेता है, तो जो कम्युनिकेशन है वो एक साइड से होगी। जो लीडर है बस वो कम्युनिकेट करता है अपने उससे सबऑर्डिनेट से, अपनी टीम से। ठीक है, तो इसमें वन वे होगी। उसके बाद डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होती है। मतलब कि क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी होती है, मतलब कि इसमें टीम भी और लीडर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है। मतलब कि जो लीडर है वो कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ, अपनी टीम के साथ, और टीम को जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी उन्होंने उनकी क्वेरीज होती हैं, तो वो दोबारा उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लीडर से, तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद देखते हैं लेसिस फेयर। लेसिस फेयर में क्या है कि वेरी लिटिल कम्युनिकेशन। इसमें डिपेंड करता है कि जो टीम है ना, क्योंकि इसमें बेसिक टीम इन्वॉल्व होती है, वो डिसीजन ले रही होती है, तो उनकी आपस में बस कम्युनिकेशन होती है, उनकी एज सच प्रॉपर जो है वो लीडर के साथ नहीं होती। ठीक है, वेरी लिटिल होती है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे है ब्यूरोक्रेटिक, इसमें क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल और रूल बेस्ड है। मतलब इसमें हमने रूल्स का वर्ड याद करना है कि ये रूल बेस्ड, इसमें रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, रूल बेस्ड इसमें कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इसकी थर्ड हेडिंग है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना एटोक्रेटिक में, वो वेरी रिजिड होती है। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है कि जो डिसीजन ले लिया लीडर ने, मैनेजर ने, बस वही उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसने उसी को फॉलो करवाना है उसकी अपनी टीम से और अपने मेंबर से। ठीक है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत रिजिड स्टाइल होता है ये वाला लीडरशिप का। उसके बाद क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या है कि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये स्टाइल हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल है और अडेप्टेबल है। उसके बाद हमारे पास है लेसिस फेयर। इसमें क्या है, वेरी हाई फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रही होती है, टीम डिसीजन ले रही होती है, तो इसमें वेरी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद लास्ट पे क्या है, ब्यूरोक्रेटिक, और ये ये होती है वेरी रिजिड। इसकी तरह से ये हमारे पास क्या है, रूल बाउंडेड है, रूल बेस्ड है, तो इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हेडिंग है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब जो हमारे पास ऑटोक्रेटिक है इसमें कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, क्योंकि इसमें जस्ट जो है वो जो डिसीजन लेता है लीडर, उसको इसने इंप्लीमेंट करवाना होता है। ठीक है, पावर को यूज करना होता है, अथॉरिटी को यूज कर रहा होता है वो, तो इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं शो कर रहे होते कोई टीम मेंबर। ठीक है, इसमें सप्रेशन हो जाती है, क्रिएटिविटी होती ही नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं आती। ठीक है, उसके बाद जो डेमोक्रेटिक है ना, उसमें क्या होती है, इनोवेशन आ रही होती है, क्योंकि जो टीम है वो अपनी पर्सपेक्टिव बता रही होती है, अपने न्यू न्यू आइडियाज दे रही होती है, तो इसमें भी, इसमें क्या है, क्रिएटिविटी इंकरेज होती है। ठीक है, इनोवेशन इनोवेशन जो है वो इंकरेज होती है। उसके बाद थर्ड पे क्या है, थर्ड पे भी क्या है कि जो थर्ड हमारे पास लेसिस फेयर है, इसमें भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी इंकरेज होती है। अगर जो टीम हमारी है वो स्किलफुल है, क्रिएटिव है, तो वो भी इनोवेशन लेके आएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक में क्या है, वही फिक्स्ड रूल्स होते हैं, रिजिड रेगुलेशंस होती हैं, तो इसमें इसमें भी डिस्करेज होती है क्रिएटिविटी। ठीक है, इसमें जस्ट हम रूल्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, प्रोसीजर्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई इनोवेशन नहीं आती। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद हम देखें तो अब यहाँ पे आपने ये सिचुएशन करनी है कि किस सिचुएशन में ये इंप्लीमेंट होता है स्टाइल। जो हमारे पास फर्स्ट स्टाइल है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ये ज़्यादातर इंप्लीमेंट होता है क्राइसिस सिचुएशन में, या कोई मिलिट्री वर्क प्लेसेस है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, फौरन डिसीजन लेने होते हैं, हमने हमने पावर को यूज़ करके फौरन काम करवाना होता है एम्प्लॉयज से, टीम से, तो इसमें ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं क्राइसिस की सिचुएशन में और मिलिट्री सिचुएशन में। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या है कि डेमोक्रेटिक। अब ये किस सिचुएशन में यूज होती है? हेल्थ केयर सेटिंग में, एजुकेशन सेटिंग में और टीम प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, जब टीम वर्क करना होता है तो जाहिर बात है कि जो हमारे पास लीडर्स होते हैं और जो टीम मेंबर्स होते हैं दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, तो इसमें शेयर्ड होती है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड था लेसिस फेयर। अब ये किस सिचुएशन में होती है? रिसर्च सेटिंग में होती है। उसके बाद स्किल्ड इंडिपेंडेंट वर्कर्स जो काम करते हैं, तो इस सिचुएशन में ये वाला स्टाइल यूज करते हैं वो लेसिस फेयर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? ब्यूरोक्रेटिक। ये आपको पता है कि जो गवर्नमेंट सेटिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, उसके लिए सूटेबल है। उसके बाद हमारे पास क्या है? लिमिटेशंस, कि ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इसमें इंप्लीमेंट होती हैं। सबसे पहले क्या है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या है कि इसमें लो मोरल होता है, मतलब कि जो मोटिवेशन है ना वो कम होती है उनके पास, एम्प्लॉयज के पास, टीम मेंबर्स के पास। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस भी शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आप काम उससे करवा रहे होते हैं प्रेशर से, पावर से, अथॉरिटी से, तो उसमें थोड़ी रेजिस्टेंस भी आती है। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? सेकंड पे डेमोक्रेटिक। इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है? ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि आपको पता है इसमें दोनों जो हैं वो लीडर भी और टीम मेंबर्स दोनों पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, डिसीजन लेने में टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद इसमें कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ठीक है, कोई डिलीमा आ सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? लेसिस फेयर। इसकी क्या लिमिटेशन है? लैक ऑफ कंट्रोल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो पूरा डिसीजन मेकिंग पावर है वो टीम के पास ही होती है, तो इसमें कोई कंट्रोल होता ही नहीं है लीडर का। ठीक है, तो इसमें लैक ऑफ कंट्रोल होता है, तो इस जब कंट्रोल नहीं होगा तो इनएफिशिएंसी आएगी। ठीक है, जो वर्क है वो इनएफिशिएंट भी हो सकता है। उसके बाद लास्ट पे क्या है? ब्यूरोक्रेटिक। अब इसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोई इनोवेशन नहीं होती, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, और ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये स्लो होता है, और इसके अलावा इसमें जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, वो डिस्करेज होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके थे 4 स्टाइल्स लीडरशिप के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और ये एससीक्यू भी आया हुआ है पेपर में। ठीक है, तो आपने ये इधर नोट से मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इसके लीडरशिप के ग्रुप में, तो आपने वहां से सेव कर लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अपना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, स्टाइल्स वाला भी हो गया, रोल्स हमने देख लिए थे, वेज हमारे हो गए हैं, थ्योरीज भी हमने कर ली। अब हमारा रह गया है टाइप्स ऑफ पावर। ठीक है, अब जो टाइप्स ऑफ पावर है ना, ये इसका अलग से चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे, ये आपको शो भी हो रहा होगा, यूनिट नंबर 4 है पूरा पावर के ऊपर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पावर क्या होती है, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, इसकी आगे सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में पूरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, टाइप्स ऑफ पावर वाला। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, ये चैप्टर हमने कवर कर लिया, यूनिट 3 पूरा। कोई भी इसमें आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, ये पूरा आपने अच्छे से रीड करना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी थ्योरीज हैं। ठीक है, उसके अलावा ये स्टाइल्स हैं, ये दो क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करने हैं। बाकी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पहले हम ये कवर करेंगे टाइप्स ऑफ पावर, उसके बाद बाकी जो चैप्टर है वो हम कवर करेंगे बुक से। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपका है पावर वाला, इसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।